देवभूमि उत्तराखंड, हमारी सैन्य भूमि कहलाने वाली इस भूमि को नमन। और आज जो हमारे साथ हैं, मैं आपको उनका परिचय दूं। पहले तो प्रत्येक मोहताज नहीं है वो, आज तमाम क्षेत्र में जाने जाते हैं, क्योंकि सन 62 की लड़ाई हो, एक 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, बड़े गौरव से इनका नाम लिया जाता है। आज हमारे साथ हैं जनार्दन प्रसाद राणा कोठी, और ताऊ जी से मिलकर मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और आपको भी बताऊंगा ये क्षण क्यों इतना हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको सादर नमन, प्रणाम। आपको भी त्रिभुवन जी, लोकार्पण, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आप यहाँ पर पधारे हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पर आपके दर्शन हुए और हमारे भी परिचय हो रहा है आपसे। अरे क्या बात है। मैं यकीनन इस बात से स्वयं को कितना मैं आज महसूस कर रहा हूँ मुझे पता है, और आप सब लोग वो महसूस कर सकते हैं। सोचिएगा, भारत आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद लगातार एक बार 62 में, एक बार 65 में युद्ध हुए, फिर 71 में अलग युद्ध हुआ। लेकिन हमारे देवभूमि के वो तमाम गौरव हमारे साथ थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। ये देखिएगा, आप देखिएगा थोड़ा, मैं चाहूंगा आप थोड़ा क्लोज अगर आए, ये देखिएगा, ये वो तमाम तमके हैं जो ताऊ जी ने कमाए हैं, और ये एक सच्चे सिपाही की पहचान है, और उसी पहचान से आपको रूबरू करवाते। तो थोड़ा सा शुरुआत करें अगर 62 की लड़ाई से। आप फौज में भर्ती कब हुए थे? और मैं 27/12/63 को। अच्छा। और 62 की जगह तब गया। अच्छा। हाँ, रहे वहाँ पर 3 साल तक। अच्छा। हाँ। मतलब आप प्रहरी थे। हाँ। जो हमने कब्जा कर दिया था उस पर आप प्रहरी थे। हाँ, प्रहरी की तरह 3 साल तक आप लगे। 3 साल तक। तो इस दौरान भी फिर से वापस से उन्होंने हमला करने की कोशिश की? बहुत दफे। अच्छा। बहुत दफे हमले कर, वहाँ काला डांग था, काला चक में भी फायरिंग हुई, और वहाँ पर भी हमारा बहुत, क्या बताएं आपको, सैनिक की मैंने स्थिति क्या है ना। हमारे जो जगह थी, हम 3 तारीख मार्च को 1966 में पैदल बमडेरा, अरुणाचल में, और 3 तारीख के चले हुए हम 28 तारीख 29 तारीख दिन में हमको गर्म ताज़ा खाना मिला। तब तक हम अपनी कैरी करते रहे, और खाना भी खत्म हो गया था। बर्फ में चलते चलते जवानों के दम मैंने स्वर्गवास हो गए जवान चलते चलते। हाई माउंटेन डिप, गन्नल कालीकट, तो वो लड़ाई से भी बहुत खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक दृश्य था। चलते चलते जवान जो है मर गए, और जहाँ पर जगह मिलती थी वहीं पर हेलीकॉप्टर की जगह बना के, जो इसमें सूजन आता था चलते चलते बर्फ में, वहीं पर मैंने हेलीकॉप्टर ले जाता था जनरल हॉस्पिटल तेजपुर। बहुत बहुत मुश्किल जो था। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। उस समय इतना व्यवस्था नहीं थी, अपना सब कुछ गैस सिलेंडर, वो ये ऑक्सीजन सिलेंडर या सब कुछ कैरी करना पड़ता था, अपने एम्युनिशन सब कुछ अपना, ये बर्फ में जाना, बर्फ में रहना। एम्युनिशन की आपने बात की, आज तो हमारे पास आधुनिक हथियार हैं, बंदूकें। उस टाइम की बंदूकें अच्छी थी? उस समय मार्का थर्ड थी, कुछ नहीं था उस समय। कुछ नहीं था। तो ज्यादातर लड़ाइयाँ उससे भी होती थी, गुप्त, चाकू गुप्त। पहले ताकत की लड़ाइयाँ होती थी, और अभी दिमाग की लड़ाई होती है। और उस समय इतना इक्विपमेंट नहीं था जो अभी है। अभी तो बहुत कुछ है हमारे भारत में, और उस समय कुछ नहीं था। चलिए उस दौर में आपको लिए चलते हैं कि उस दौर का उत्तराखंड कैसा था। आप लोग जुड़े रहिएगा, सोचिएगा आज हम क्या क्या जानेंगे जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया आज भारत आजाद हुआ हमारा, उसके बाद उत्तराखंड, उन तमाम चीजों पर जरूर आएंगे। ताऊ जी की जुबानी सुनेंगे कि 1944 का जन्म है ताऊ जी का, है ना ताऊ जी? और 44 का, 44-45। तो सोचिएगा तब से लेके क्या क्या परिवर्तन देखे। अगर हम पहाड़ की बात करा, चलो ये तो बात से लड़े में बाद में जोला, पर आप जब पैदा हुए के बाद फौज में जान से पहली धन के दिनचर्या क्या थी? फौज में जान से पहले तो हमारा देवभूमि देवप्रयाग से हमारा घर मैंने 18 किलोमीटर था। अच्छा। पैदल जाते थे हम लोग अपने घर। अरे। तो पहले दफा हमने मैंने अपने 14-15 साल के उसमें गाड़ी देखी, रोड देखी मैंने, पैदल जाते थे हम लोग। तो पहले ये स्वर्ग था, और अब हमको स्वर्ग नजर नहीं आ रहा। देवप्रयाग में तब नदियां भी साफ रही, साफ, सब कुछ साफ था, आदमी भी साफ थे। और अब तो बड़ा दुख हो रहा हमको। हमने क्या क्या देखा है, सच्चों को मरते हुए देखा, फांसी चढ़ते हुए देखा, और झूठों को ऐश करते हुए देखा हमने।
तो पढ़ाई कहाँ से की ताऊ जी तब उस समय? वही गांव में एक स्कूल था, 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद हम खदान में बैठ के संस्कृत पढ़ते थे। अच्छा, संस्कृत। अच्छा, हाँ। तो उस दौर में आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बहुत अच्छे। अच्छा, बहुत अच्छे, 95 नंबर लाया मैं 5वीं में। क्या बात। और जब संस्कृत में गया तो संस्कृत में उन्होंने कहा ये तो बहुत विद्वान है। अच्छा, बनेगा। मैंने बमाख्यो बाल बस्ते बमकोल बस्ते चिरोगरम बणिजो विश्वदेतानि चरणानि करणानि तम, सब चीज अपनी जगह पे है। और वो ज्ञान हमने जो 8 महीना संस्कृत पढ़ा है ना, उसी से हमारी बुद्धि अभी तक चल रही है। हमारा जो सनातन किया है ना, मैंने वो संस्कृत नहीं पढ़ता तो शायद इतना दिमाग नहीं आता, लेकिन संस्कृत पढ़ने से बहुत बड़ा दिमाग आया। और हमारा उत्तराखंड तो कुछ नहीं था, उसमें हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ नहीं थे। हमारी देवी देवताओं के कारण हम लोग खुश रहते थे और वही हमको बचाते भी थे। पर जोश आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, आज जितनी भी न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि जो सोचते हैं यार कि बुजुर्गों के साथ नहीं रहना, वो सब मिस करते हैं। ये कहानियां वो मिस करते हैं, ये जो इनका परिचय है वो मिस करते हैं, जो इन्होंने स्ट्रगल देखा वो मिस करते हैं। और जैसे अभी ताऊ जी ने एक धड़धड़ाते हुए संस्कृत में श्लोक बोला, जो बच्चों को आप देते हैं। अब जब बच्चे अलग रहेंगे, कहीं दूर रहेंगे, तो नाती पोतों को कहाँ से हम वो चीजें दे पाएंगे, सत्कार और तमाम चीजें। क्यों ताऊ जी? ऐसा है ना, हमारे माँ कहती थी कि बेटे ये शरीर मच्छी खाते हैं, मच्छी खाएंगे, और जो काम करोगे ना तो कुछ नहीं, कोई भी नहीं खाएगा। सही बात। ये साक्षात शरीर दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल। तुम अपनी माँ की सेवा हमने बहुत अच्छी की है। और मैं एक सिपाही, मैंने एक नायक हवलदार, आज मैं एक जनरल की पेंशन दे रहा हूँ, उस माँ की आशीर्वाद से। क्या बात। उस माँ की आशीर्वाद से। उसने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी मरे, तुम बर्मा में थे और तुम 8वें दिन घर पहुँचे, और अब मैं मरने वाली हूँ, तुम घर आओ। तुम 15 के बजाय 16 साल सर्विस हो गए, 17 साल सर्विस हो गए, अब तुम घर क्यों नहीं आए? मैंने कहा माँ मैंने ऑनरी कैप्टन बन के आना है, मेरे फौज में बड़ी महान है, मेरा विजिशन कोर्स है, विजिशन व्यास जिसको बोलते, ये से का कोर्स 15 बड़ी। अच्छा, हाँ, वो भी किया आपने? वो भी किया। उसमें कोई सीजर डीजर आया, मेरा ये एक्स आया। अरे वाह, ये एक्स। तो मुझे बहुत यूनिट में भी बड़ी इज्जत मिली मुझे। और उसके बाद जो है माँ के कहने से बर्मा में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो उसमें भी मैं बचा। फौजी जवान 10-15 फौजी मर गए उसमें, बहुत पहाड़ से गिरी शक्तिमान। आप बचे। और मैं आइजल हॉस्पिटल रात 9 बजे मैं होश में आया, जब मेरे पे पट्टी बनी हुई थी सब कुछ। तो उस माँ की आशीर्वाद से मैंने कहा माँ मैं तुझे वचन देता हूँ, तुझे अपने कंधे में ले जाऊंगा। लेकिन माँ वो तो मर जाते, मैं भी मर जाता सर, लेकिन उसी की आशीर्वाद से मैं बचाऊँ। फिर वहाँ से हमको हेलीकॉप्टर एकदम आइजल हॉस्पिटल भेजा, तो 1 महीना दिन में वहाँ रहा। तो माँ के पास आप आए समय पर? तब आया मैं माँ के पास। पहले कमांडिंग साहब के पास गया मैं, रूट महाराज साहब, मैंने ऐसे 1 महीना दिन बाद तो मैं हॉस्पिटल रहा। तो मैं महीना दिन के बाद माँ के पास वहाँ यूनिट में गया, तो मैंने कर्नल साहब के पास गया। 3रे दिन मैंने कहा साहब मेरे घर की स्थिति ऐसी ऐसी, कोई घर में देखने वाला नहीं, बूढ़ी माँ भी मरने वाली है। उन्होंने कहा तुम जानते हो तुम पर सरकार का कितना खर्चा हुआ है, तुम्हारी कितनी बड़ी इज्जत है, थाली को ठुकरा दो अपनी, एक मुंह की थाली है, तुम ऑनरी बन के जाएगा, अच्छा प्रमोशन है। अब मैंने सलूट मारा, बाहर आ गया। मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब के साथ क्या बोलता, मैं कुछ नहीं बोल सकते हैं, डिसिप्लिन बहुत हाई फाई था उस समय, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर दूसरा कमांडिंग साहब आए, बदली हो गया 3 महीने में। कर्नल अहलुवालिया जो फोर्ट गढ़वाल में मैंने 62 के टाइम पर चीन में कैद रहा, वो कमांडिंग साहब आए। फिर मैं उनके पास गया, तो उनको मेरे बारे में इतना पता नहीं था कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ और कितना यूनिट का नाम ऊंचा कर दिया। दिल्ली में भी 26 जनवरी, मतलब मुझे पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और लगातार सुनने का मन कर रहा है। इतनी सारी चीजें जो ताऊ जी बोल रहे हैं और यकीनन ये चीजें जो हो रही है, आपको भी लग रहा हो ये तमाम चीजें, और वो इतने दिल से बोल रहे हैं ना, वो सारी चीजें हमारे लिए आज भले एक कहानी सी लगती है, पर सोचिएगा उन्होंने वो जिया है। कैसे वो बता रहे हैं कि वर्मा में उस समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस गाड़ी में ये थे 10-15 सैनिक हमारे शहीद हुए, आप बचे। कैसा हॉस्पिटल में 1 महीने रहे। उसके बाद जब था कि भैया मम्मा बोल रही थी कि भैया माँ बोल रही थी घर आ जा, तो नहीं, देश सेवा चुनना था, ऑफिसर्स का कहना मानना, ये तमाम चीजें आज बहुत मिस हैं। तो मैं फिर कमांडिंग साहब को मेरे इतिहास का पता नहीं था, कर्नल साहब थे और बन के मालिक,
मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति, घरवाली की भी फौज में ऑपरेशन हुआ और माँ भी मरने वाली बात, तो उन्होंने दस्तखत कर दिया। अच्छा, बस मैंने कहा मैं अब अपनी माँ के चरणों में जा रहा हूँ। क्या बात। जब मैंने ठुकरा दिया उन मेरी कदरी को, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या बात। आज मैं जनरल साहब की पेंशन दे रहा हूँ, मैंने उस माँ की आखिरी बात से। जहाँ पर पानी तक नहीं था, जहाँ पर मैं आज सैनिक होटल के नाम से आज आया हुआ, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, बिजली नहीं थी। आज उसकी चरणों के कृपा से आप लोग देख रहे हैं, मेरे जितने जनरल है भारत के सब मेरे पास फोटो हैं। मेरे अर्नब गोस्वामी यहाँ पर आए, यानी सारा लोग जितने भी आते हैं, मेरे मंत्री हैं, मेरे धन सिंह साहब हैं, चाहे सुबोध है, सुबोध भी बहुत, हालांकि मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी वो हमारी पार्टी में आ गए, तब तो बड़े खुशी हो। तो नहीं, पर एक चीज है, तो देखिए ना, बातें कितनी सारी हैं करने के लिए, पर अब हम थोड़ा 65 की लड़ाई में भी आते हैं। तो 62 में 3 साल आप वहां थे लगातार, 63 के बाद, तो जब वापस से लड़ाई हुई तो कैसा माहौल था वहां से? तो जब हम आए सब ना, तो फिर हमको 30 स्टेशन मिला वहाँ, ये जब होगी। अच्छा। तो उस समय वो निजलिंग बप्पा, वो क्या क्या थे, वो इंदिरा गांधी के साथ भी उन्होंने झगड़ा किया, वो भी आए थे वहाँ। उनके मैं स्वागत करता था जो भी आता, क्यों मैं बैंड मास्टर भी था। अच्छा। स्वागतम के लिए मैं जाता था। मेरे पास जो है ना, हर जगह स्वागत में खड़ा मैं होता था। बैंड मंगा ना, जी। तो हर जगह मैं जाता था उस समय। तो 3 साल डबोजी रहे। उसके बाद फिर हम कहाँ गए, वहाँ कश्मीर में, तो वहाँ भी रहे। सीटी फायर का वो उसमें जो है मैंने सारा दृश्य देखा, सब कुछ हुआ। उस समय इतनी परेशानी कुछ नहीं हुई, क्योंकि हम पहाड़ों में थे। अच्छा। और अभी जो 71 का था वो इतना खतरनाक था। जनरल मानिक साहब गए 18 अक्टूबर को वहाँ, और उन्होंने सारे अफसरों को बुलाया अखनूर ग्राउंड में, और सब अफसरों को बोला यहाँ कुछ नहीं है, बांग्लादेश में है। लेकिन जनरल टिक्का खान वहाँ से भाग के हेलीकॉप्टर से, क्योंकि वहाँ बाद में वो अरेस्ट हो गए जी, सारा फौज, तिरुपम लाख कितना भी फौज, और जनरल टिक्का खान भाग के वहाँ गया और उसने वहाँ अटैक कर दिया। हम बिल्कुल आगे थे, पाकिस्तान के बिल्कुल बने सामने थे। अक्टूबर 18 तारीख से हम वहाँ आगे चले गए थे। तो जब वहाँ पर रात 9:15 बजे पहला बम्बारमेंट हुआ, उससे पहले बम्बारमेंट कर चुके थे हमारे जलंधर श्रीनगर एयरबेस पे। अच्छा। हमको पता नहीं था, क्योंकि हम तो आगे थे। पर पीछे वो पहले बम्बारमेंट कर दिया था। तो इतना भयानक लड़ाई हुई वहाँ कि रात के सारे गांव चिल्ला रहे हैं, सड़कों पे भाग रहे बच्चे, जम्मू की तरफ, अखनूर की तरफ। क्या करते हम भी तो डिफेंस में मोर्चों में बैठे हुए थे, आगे थे बिल्कुल। 5, 6, 9 और 7 गढ़वाल और 10 गढ़वाल, हम एक ही ब्रिगेड में थे। अरे सारा फौज थी। जब आप 7 गढ़वाल में थे? हम, मैं 7 गढ़वाल में था। तो सारा वहीं पर हम, तो बड़ा ऐसा हुआ था 2 दिन तक, तो 3 दिन तक हम लोग को हमारा न जहाज गया। हमारे तोप खाने थे वहाँ, तोप खानों की कुछ नहीं चली। उनके तो आगे से ऊपर से जहाज आ रहे थे और नीचे से तोप खाने। बहुत बुरी तरह, बहुत जवान शहीद हुए वहाँ पर, बहुत जवान शहीद हुए। पर फिर भी हमारे कर्नल साहब मरे गए वहाँ, 10 गढ़वाल के ओंकारानंद कर्नल साहब भी मर गए। बड़ा खतरनाक दृश्य था वो। तो तीसरे दिन सुबह 7 बजे उनके 3 टैंकर वो आए। तो हमारे 10 गढ़वाल के सब आप लोग खुंगरी लेकर बाहर निकल गए। बोला सूबेदार चौहान थे वहाँ हमारे चम्बा के, तो वीर सिंह चौहान लगाए, छोड़ो राइफल हजार छोड़ो, खुंगरी लेके बाहर निकल जाओ। खुंगरी लेके बाहर निकले और 3 टैंक उनके वहीं पर बर्बाद किए। और वो उनको बस 15, 20, 22 को काटा, और तब जाके वो बात वहाँ पर समाप्त हुई। उसके बाद हमारे जहाज गए यहाँ से। जब हमारे जहाज गए तब तक खाना पीने का कोई होश नहीं था, क्योंकि कैसे आता खाना। लेकिन हमारे जहाज जब गए ना वहाँ, तब हमारी आंखें ऐसी हो रही जैसे खून चूरा हो, खून टपकना हो। कितने दिन लगातार की घटना है ये तो समझ लो 3 तारीख 9:15 बजे से 17 तारीख को 8 बजे सीज फायर हो गया था। 14 दिन लगातार। हाँ, 14 दिन लगातार। तो वो दृश्य क्या बताऊँ मैं आपको। हमने अपने जो डेड बॉडी थी, अपने जवान शहीद हुए, उन्हें वो वहीं दबाया। क्या करना था उस समय, ये साधन नहीं था कि जैसे पैक करके घर आए दर्शन करें, उनका कुछ नहीं था उस समय।
ये तो ये अटल जी की मेहरबानी रही इन सब के विचारों के, जो अभी जवानों के सब घर आते हैं। उस समय कुछ नहीं था ऐसा। फिर उसके बाद जब सीज फायर हो गया तब हमने उनको उधरा अपने जवानों को खड्डों से, फिर पीछे भेजे, उनके पीछे जलाए हमने, फिर अखनौर में उनको बात। तो बड़ा कठिन दृश्य है साहब। आप भी चोटिल हुए उस दौरान? हैं? आप हाँ चोटिल हुए, मैं उधमपुर हॉस्पिटल रहा, ये चोटिल हुआ मैं भी। हाँ उधमपुर हॉस्पिटल रहा मैं बता नहीं रहा हूँ कि एक महीना तेजपुर रहा, एक उधमपुर कश्मीर में रहा, एक महीना आइजल रहा। उस माँ की चरणों की कृपा से मेरे को कोई मरने का वो नहीं हुआ, मरते मरते बचाऊँ मैं हर जगह। तो माँ का जो है आगे पता नहीं जो आप बोल रहे हैं यकीनन वो क्या दृश्य रहा होगा, सोचिएगा। और ये हम सब लोगों को प्रेरणा भी देता है। आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसके कारण हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने अपने आप का लोहा मनवाया। और आज यकीनन अब जो ये बोल रहे हैं ब्रिगेडियर के बराबर मेरी पेंशन आती है, वो तो केवल पैसा है, लेकिन सम्मान देखिएगा आप कितना है। और सम्मान, और केवल मुझे ये लगता है 71 की लड़ाई में जहाँ पर 7 गढ़वाल और 14 गढ़वाल थी, 10th गढ़वाल थी, तो उन तमाम वीरों को भी मेरा बहुत शहीद हो गए। हमारे कर्नल साहब ओंकारानंद जी थे, उनके घरवाली थे, लेकिन घरवाली उनकी घरवाली थी उत्तरकाशी की। अच्छा, कभी ऐसा भी बताओ जी कि डर लगा यार? कि डर कुछ नहीं लगता था। कुछ ये होता ही नहीं था मन में। अब देखो मैं पानी की गाड़ी पे जब बम गिरा तो साइड से वो बम का जो टुकड़ा गया ना, वो साइड से सिपाही हुक्म सिंह था ड्राइवर, उसके आंखों को फाड़ के चला गया, आंख बाहर गिर गई। फिर एक का दूसरा था, उसके दूसरी उसमें मैंने पीछे से फट गया, फेफड़े के हवा आ रही, वो सब हॉस्पिटल में जाके बच गया। आप दोनों देखिए क्या कुदरत है मालिक का। इसी दौर में हमारे एक जसवंत सिंह रावत का भी जिक्र होता है। हाँ गढ़वाल राइफलमैन। हाँ वो भी नूरा नांग जसवंतगढ़, वो मेरे पास भी फोटो है, मैं वहाँ रहा हूँ। नूरा नांग जसवंतगढ़ वो तमाम से पहले है वो, और उन्होंने सीधा पहाड़ी से 106 पर आगे जसवंतगढ़, उसका गढ़ बना हुआ वो, अभी भी वहाँ मंदिर बन गया है वहाँ। उनके सुना है जूते पॉलिश होते हैं, उनके कपड़े आज भी तय किए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, सब होता है। और वो हमारे गढ़वाल से ही हैं और पौड़ी से हैं वो। और आज भी लोगों के बाद और वही ऑरा यकीनन आज मुझे मेरे सामने मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो चीज जो आपने उस टाइम देखी। क्या जब वो थे वहां पर, क्योंकि 3 दिन लगातार, क्या उनसे पहले मुलाकात हुई आपकी? वो थे सब नूरा नांग में थे, वो वहाँ से नीचे जंग गांव है, और फिर तब वो तमांग के लिए फिर नदी को नाला पार करके सड़क तमांग जाती है। तो वहाँ पर उसके पास LMG थे, वो कर्नल साहब के बगल में थे। तो वो समय तो चाइना ऐसे आ रहे थे जैसे टिड्डी की तरह, मैंने कोई गिनती नहीं थी, क्योंकि देश तो सोया हुआ था। देश तो क्या बताऊँ मैं, क्या क्या बोलूँ, नर के हाथों में था। अगर कहीं वल्लभ भाई के साथ में देश होता ना, अब आप समझ रहे हैं, उसका नाम कुछ नहीं जानते थे बात, तो कुछ और बात होती। और उस समय तो कोई लब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देश के प्रति किसी की वो नहीं थी। नो फायर वो आ गया सिर में, नो फायर। अभी देखो मोदी जी फुल आदेश है, और फुल पुलिस को भी फुल आदेश, सेना को भी फुल आदेश। देखो कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा आदेश अगर पहले होता, और ऐसे वो चीना इतना आगे नहीं बढ़ता। कहाँ रह गया त्वांग, और कहाँ रह गया शीशम, मिसामारी से 30 किलोमीटर आगे, वहाँ पर चीना पहुँच गया था। मैंने 200-300 किलोमीटर पहुँच गया था, वो सारा फतेह करके अरुणाचल को। तो उस समय जो यादें आप बता रहे हैं, आप सोचिएगा, मैं जसवंत सिंह रावत जी की बात करूँ, 72 आवर्स लगातार वो चाइनीज के साथ लड़ते रहे। जैसे ताऊ जी भी बता रहे हैं कि लगातार टिड्डे की तरह वो आ रहे थे, लगातार जैसे टिड्डे घुसते हैं किसी खेत में वैसे घुस रहे थे। और लगातार LMG से उन्होंने क्या किया था, अलग अलग, अब वो अकेले थे, एक अकेला व्यक्ति 72 घंटे तक लड़ा। कर्नल साहब बंद हो गए थे। कर्नल साहब अयोध्या थे, उनके वहाँ के कर्नल साहब थे, वो चाइना में कैद हो गए थे। उसमें वो कर्नल साहब नहीं थे, वो दूसरे कर्नल साहब। समझ रहे हैं हमारे वो बंद हो गए। हमारे जो देश की जो सीमाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई यादें हैं और कई लोग ऐसे हमारे वीर सपूत जिन्होंने इस धरती को बचाने के लिए अपने
प्राणों तक का बलिदान दे दिया और आज वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। चलो अब उस पर भी आते हैं। बाकी उसके बाद जब आप रिटायर हुए, आज आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। सोचिएगा कहाँ से शुरुआत हुई है, जब पैदल जाना होता था, और आज आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। और सैनिक होटल नाम से इनका देवप्रयाग में होटल है, जहाँ पे हर कोई व्यक्ति नाश्ता, लंच या डिनर करने के लिए, कमरों की भी व्यवस्था है। लेकिन जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए भी। दूसरी पारी भी अच्छी खेली आपने। जब मैं यहाँ पर आया साहब ना, तो वो दृश्य था, मैं होमगार्ड का कमांडिंग दे रहा हूँ। अच्छा। यहाँ मैंने वो प्लटून कमांड, और यहाँ पर जंगल था ये, और जब मैंने यहाँ पर अच्छी जगह देखी तो मैंने यहाँ पर ले लिया, मोड़ ले लिया गाँव वालों से। उस समय कोई इसको पूछता नहीं था, क्योंकि यहाँ से गाँव भाग गया था बिच्छे और सांप के डर के मारे। अब सबने कहा भाई ये फौजी का तो दिमाग ही नहीं, यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ पर क्यों बस गया ये। मैंने कहा यार जमीन तो ये धरती माता है, ये अशुद्ध भूमि नहीं है, ये बिच्छी सांप है तो चाहे देख लेंगे, उनको भी हाथ जोड़ेंगे, वो भी चले जाएंगे कहीं। तो आज इतने टिड्डों को उड़ा दिया चाइना के, ये तो बिच्छू साहब अपने। हाँ, तो वो साहब फिर मैं यहाँ पर आ गया, सब ने, मेरे चाचा जी भी आए उद्घाटन, उन्होंने कहा बेटा तुम केसर की क्यारी छोड़ के और यहाँ पर पानी भी नहीं, क्यों आए हो तुम यार? पर मैंने प्रतिज्ञा कर दी मैं यहीं रहूँगा। और आज देखिए, आज उसी के, उन्हीं माँ की चरणों की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद है, यहाँ पर जमीन फ्रेंच कैसे भी ज्यादा महंगी है। बिल्कुल। और आपको हम एक दृश्य दिखा रहे हैं, ये पूरा देखिएगा, ये पूरा जो साम्राज्य सा मैं यूँ कहूँगा, ये पूरा होटल सैनिक होटल के नाम से आज हर जगह विख्यात है, और इसके पूरे जो जिम्मेदारी है वो ताऊ जी के कंधों पर। और ताऊ जी, आपसे लोगों को प्रेरणा बहुत मिलती है, आप अपना आशीर्वाद हमारे साथ भी बना के रखें। प्रेरणा ऐसी मिलती है, ये जो जीभ है ना, ये 32 दांत है, खरे हमारे लोग दांत कभी निकल गए, लेकिन ये जो जीभ है नहीं, पर आप देखिए आज बाकी मतलब अभी आप नकली वाले दांत नहीं लगाते? लगाते हैं, कभी कभी गुस्सा चढ़ जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं, तो फिर और बड़ा फटफट बोलते हैं। ताऊ जी का एक और है, मतलब जो दिल में है वो बोले, बिल्कुल एक कड़क अनुशासित फौजी की तरह आज भी है। मैंने पहले भी कहा है, अपना उत्तराखंड को मैं अभी भी गाली देता हूँ। अच्छा। क्यों? मत बसाओ बाहर वालों को, अपने भारत को भी। मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को, सबको यही बता रखा है, प्रधानमंत्री हमारा जो है इच्छा शक्ति, कितना खुश है मैं अपने प्रधानमंत्री से या अपने नेताओं से, या अपने जो हमारे कोई भी चीज हो, मैंने RSS वाले को भी हो, इच्छा शक्ति उनके पास, और जो बोलते हैं वो करते हैं, और इच्छा शक्ति के काज आज हमारा नरेंद्र मोदी इतना फेमस है। बिल्कुल। या अमित शाह होगा या डोभाल होगा। ताऊ जी एक चीज है, हमारे जो गांवों में व्यवस्थाएं आज भी थोड़ा सा बुरी हैं। चाहे आपकी पट्टी की मैं बात करूं, गांव में सड़कें, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं, शिक्षा, स्कूल बंद होना। अब शिक्षा स्कूल ऐसा था ना, सरबराह चेकिंग में होती है। अगर जो मास्टर तकलीफ बुन रहा है स्कूल में और रेड आ रहा है और उसको उसी समय घर भेजा जाए, तो दूसरा बगल वाला चेता जाता है। बिल्कुल। ताऊ जी को मुझे लगता है ताऊ जी को कमांड दे देनी चाहिए। नहीं, कमांड मेरे पास होमगार्ड की कमांड रही ना यार। नहीं, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की कमांड की कुछ नहीं चाहिए साहब, हमको क्या कमा, हमारा शाम का वो नहीं है कि कब चले जाए। नहीं, चलिए आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। समय की पाबंदी है, नहीं तो यकीनन उत्तराखंड के लिए एक आदेश है जी। अभी हम ये कह रहे हैं, जो अपने आप बेच के चले गए नीचे, पर यहाँ हमारे लिए दुश्मन खड़े कर गए। वो हमारे उत्तराखंड को बदनाम, हमारे देश को बदनाम मत करो। जितने बाहर से आए हुए हैं ना, इनको सब वापस भेजो, बस तब हमारा भारत। अंदर के गद्दारों से बचो पहले। क्या बात। अगर अंदर घर में कलेश है तो वो क्या बाहर लड़ाई करेगा? तो मेरे देश से भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिस देश का गृह मंत्री, ठीक है ना, तो समझ लो वो प्रधानमंत्री जी भी उस काम को नहीं करते जो गृह मंत्री करता है। लेकिन पता है नहीं साहब, मैंने यहाँ तो ईमानदारों को मारा गया, यहाँ जो वफादार था उसको हमेशा मारा है। बहुत बड़ा इतिहास है ये, हमने देखा। बिल्कुल। नहीं, ताऊ जी से हम अगले, मुझे लग रहा है अगली बार जब आएंगे ना, फिर से एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि समय की बात इतना है ताऊ जी, जैसे मुझे बात करने में बहुत आनंद आ रहा है आपसे। आपने जो आज सीख दी है और जो कहानियां हमें सुनाई हैं, वो यकीनन हर उत्तराखंडी को, हर भारतीय को अपने दिल में रखनी चाहिए कि कैसे ये देश हमने बचा के रखा है, और अब आगे हम इसको और स्वर्णिम युग में ले जाए। हम सबको साथ चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद। हम जय हो त्रिभुवन, जय हो लोकार्पण की, जय हो बद्री विशाल की। हमारा नारा वही है, बद्री विशाल।
बाबा छो 12 बच्चे बम 16 बच्चे चलो गरम, नहीं ये ऐसा होता है ना कि हमको वो सब, मुझे देखो मैं तो पंडिताई करता नहीं हूँ, पूरा पाठ में बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से वो अल्फाज निकलते रहते हैं संस्कृत के। बहुत बढ़िया है। तो चलिए आप भी जुड़िएगा, और संस्कृत कभी सीखनी हो तो सैनिक होटल पे रुकिएगा जरूर, देवप्रयाग में हम अभी, तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। जय बद्री विशाल, जय बद्री, जय बद्री विशाल, जय बोल बद्री विशाल नाथ की जय, की जय, की जय। बस तो ऐसी कहानियों से आपको जोड़े चलेंगे। लोकार्पण का मकसद यही है कि उत्तराखंड में तमाम जो लोग हैं आज, और हमारे भारतवर्ष में भी, वो समझे कि किस तरह से हमारा देश बना, किस तरह से देश बचा, और आज हमारी अस्मिता, हमारा सनातन जिसकी बात कर रहे हैं, और इन तमाम चीजों मैंने कैसे काम बता देता हूं जी, मैं पता मैं मेरे को पिन से 79 का रिटायर्ड हूँ मैं, 79 का। मैंने पलायन नहीं किया है, मैं किराए पे रहता हूँ देहरादून। मेरी 2 पोती डॉक्टर बन गई हैं, पोती बताइए, तो पोते भी गुजरे हैं, लेकिन किराए पे हूँ मैं। मैंने पलायन में क्या करवा फिर? हाँ, मतलब चाहते ही आराम से वहाँ पे एक अच्छा खासा घर बना कभी नहीं, कुछ नहीं बनाया। हमें यही रहना, यही मरना है, और इस जगह मरेंगे तो बड़ी खुशी होगी हमें कि हम मैंने अपनी देवभूमि में मर रहे। देवभूमि तो हमारा भारत सारा जगह देवभूमि। चलिए बिल्कुल, चलिए जुड़े रहिएगा, फिर मिलेंगे ताऊ जी से एक बार फिर। नमस्कार। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS देहरादून affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा, और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है, और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।